बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को भी खुशामदीद। जो प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं उनको चाहिए कि ट्यून इन करें और हमें देखें कि हम क्या करने वाले हैं आज के दिन। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या मेरे ख्याल में वहीं से स्टार्ट लें। पहले हमारा जो है वो चलेगा आज का पैगाम। बिल्कुल, आज का पैगाम चलेगा, बट उससे पहले क्विकली ज़रा टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। सो आज की हमारी टॉप स्टोरीज में एडिटोरियल एंड डेली डोज, जिसके बाद सियासत में गैर पार्लिमानी ज़ुबान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। सियासी जमातें कहाँ स्टैंड कर रही हैं और सियासतदान ऐसा क्यों कर रहे हैं, रवैये को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ जो तमाम तर सूरत हाल पार्लियामेंट लॉजेस की देखने में आई, वो भी तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अगली हमारी स्टोरी, भारतीय जेल में कैद सुबैरा की चंद रोज़ में वतन वापसी का इम्कान है। इसकी स्टोरी जो है वो एक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, उन्होंने इसको उठाया था, उन्होंने इसके लिए आवाज़ बुलंद की थी। बिल्कुल, और बहुत से लोग अभी भी ना वाकिफ़ हैं इस स्टोरी से, तो हम स्टोरी भी शेयर करेंगे और कितने दिन में सुमेरा वतन वापस आ जाएंगी, वो तमाम तर हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। तहरीक अदम एतमाद और आइन के आर्टिकल 63 की अहमियत, इस पर भी रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान के नाम 60 आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम आगे क्या करने का इरादा रखते हैं, आज राशिद नसीम हमें शो में ज्वाइन करेंगे। गुलकारा अमीरा अमीर के नए गाने इश्क बेगुनाह की धूम है, और आज ये गुलकारा भी हमें शो में ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले हम शो के आगाज़ में अपने एक अवेयरनेस मैसेज की तरफ आएंगे, जिसका मकसद यही है कि आप सबको अवेयर किया जाए, और ऑब्वियसली ये पब्लिक न्यूज़ इस चीज़ में जितना हिस्सा अपना डाल सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। रमज़ान अल मुबारक की आमद है, और इस रमज़ान हमने कोशिश ये करनी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इज्तनाब करें और अपना मुनाफा, प्रॉफिट मार्जिन, उसको कम से कम रखें, ताकि जो लोग हैं, जो ख़रीदार हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। उनके लिए आसानियाँ आप पैदा करेंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। हम 3-4 दिनों से उस आयत मुबारक का भी हवाला देते चले आ रहे हैं, और जिसके बारे में कहा गया है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 34 उसमें बारहा ये कहा गया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी मत करो, मना किया गया है, और ये कि नाजायज़ मुनाफा मत कमाओ, अल्लाह के ग़ज़ब से डरो। लेकिन पता नहीं क्यों लोग बाज नहीं आते। हम ये अपने पैगाम में बार बार कहते हैं कि और कुछ नहीं तो गैर मुस्लिमों से ही सीख लें। बाहर के मुल्कों में जब भी कभी ऐसा होता है, अमेरिका हो, यूरोप हो, तो वहाँ पे लोग अपना मुनाफा, जब कोई मजहबी त्यौहार उनका आता है, क्रिसमस हो, गुड फ्राइडे हो, इवन उस मौके के वगैरह कुछ भी हो, ईस्टर और इवन जब मुसलमानों के भी त्यौहार आते हैं, रमजान अल मुबारक, उसमें भी वो कीमतें बाहर कम हो जाती हैं। बेशुमार अहादीस हैं जिनके बारे में यहाँ पे हम जिक्र करते चले आए हैं, और वो यही हैं कि नाजायज़ मुनाफा कमाने वालों को मना किया गया अल्लाह के ग़ज़ब से, और उनके बारे में कहा गया कि ये उनके लिए हलाकत है। बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये तमाम उन लोगों के लिए पैगाम है जो आसानियाँ पैदा करेंगे, जो नहीं करेंगे उनको अल्लाह के ग़ज़ब से डराया गया। अच्छा जी, हम ज़रा बात करते हैं कल DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी, और उसमें उन्होंने बताया कि भारत की तरफ से 9 मार्च को एक मोस्ट प्रॉबेबली सुपरसोनिक मिसाइल था, जिसके हवा में उड़ने की तस्दीक हुई है, और वो उड़ता हुआ पाकिस्तान में मियाँ चन्नू के करीब आके गिरा। उसको गिराया गया। हमारी पाक अफवाज ने हर तरह से उसका नोटिस लेते हुए उसको देखा कि वो क्या ऑब्जेक्ट है जो हवा में उड़ता हुआ पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इसके बारे में शदीद एहतजाज किया गया है। इंडिया से तलब किया गया है कि वो बताए कि ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी क्यों की गई है, और वो ये कहते हैं कि हमने 100 किलोमीटर जिस वक्त भारत के अंदर था, उस वक्त से उसको हमने नोटिस करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ठीक हो क्या जी। अच्छा, इसी बात के साथ साथ एक और बहुत अहम बात, एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया रिगार्डिंग ऑल द सिनेरियो जो कि अभी हमारे मुल्क में चल रहा है। सो उस पर उनका वही स्टांस और वही जवाब था जो कि कुछ अर्सा पहले भी आया था, कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना फ़ौज का कोई अमल दखल है, और ये चीज़ सबके बेनिफिट में होगी कि फ़ौज को इन तमाम तर मामलात से दूर रखा जाए। सो ठीक है, और वो बार बार इस बात का बिल्कुल उन्होंने एक लम्हा भी नहीं लगाया उसके बारे में, बड़ा क्लियर कट उन्होंने जवाब दिया जी। लेकिन असल बात यह है कि जो हम जिसके बारे में पहले से जिक्र कर रहे हैं कि 5 फौज की जो इस्तेदाद है, उसके बारे में उन्होंने बात की कि हम हर लम्हा तैयार हैं, हर लम्हा हम मुस्तैद हैं, हर लम्हा हम देखते रहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद किसी तरफ से उसमें कोई दखल अंदाजी तो नहीं हो रही। तो ये एक
आप ये कहें कि भारत की तरफ से हठधर्मी है, इस तरह के वाक़यात होते चले जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पाक फ़ौज की बर्दाश्त भी है कि जो बर्दाश्त करते हैं और इस तरह की चीज़ों को गिरा तो लेते हैं, लेकिन कोई रिएक्ट उस तरह से नहीं करते कि जो कोई ख़तरनाक सूरत हाल में जाए। तो बहरहाल हम अपनी शुजाअत पे अपनी फ़ौज को हम उनको मुबारकबाद भी मुबारकबाद पेश करते हैं, बिल्कुल। और इन तमाम तर मामलात का जिस तरह से DG ISPR ने भी कहा, नोटिस लिया गया और भारत से वजाहत भी तलब की गई है। बट ये तमाम तर चीज़ें ये प्रूव करती हैं कि हमारे मुल्क का दिफा, पाकिस्तान का दिफा नहायत मजबूत हाथों में है। और जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई हमला होता है, तो उसको हमेशा नाकाम बनाया जाता है और भारत को हमेशा मुंह की खाना पड़ती है। उससे पहले वाक़यात को अगर हम याद करें, आपको याद ही होगा अभिनंदन ने जिस वक्त, अब इस बात को भी काफ़ी अर्सा गुजर गया, हाँ। तो उसका तैयारा हमने मार गिराया था। ये भी एक पैगाम था, ये आज का भी एक पैगाम है कि अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी खिलाफ वर्जी हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे गिराने से, हम उसको मार गिराएंगे। और इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले एक आबदोज़ है, कुछ अर्सा पहले आबदोज़ जो थी उसको निशानदेही हुई, वो भी देखा गया पाकिस्तानी, उसने समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ये भारत बाज नहीं आता इश्ताल अंगेज़ी से, लेकिन बहरहाल हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमारी ये फ़ौज मुस्तैद हैं, हर लम्हा चौकस हैं और वो किसी भी किस्म का जवाब देने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी बात के साथ अभी हमें शो में आगे बढ़ना है और सियासी गहमा गहमी की तरफ आना है। और सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, आज नहीं, कल नहीं, बल्कि बहुत से दिनों से। कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में कैसा था? पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन जो है वो एक भौचाल की तरह से फिर आया और कुछ अर्से के लिए उसने तवज्जो हटा दी। वो जो अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी उसे तवज्जो हटा के किसी और तरफ कर दी। शाम तक वही खबरें थी, वही सब कुछ हो रहा था, जोड़ तोड़ चल रहा था, कोई इधर मिल रहा था, कोई उधर मिल रहा था। और मुझे उससे याद आ रहा है मुन्नू भाई की बेनज़ीर के दौर में जिस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत चल रही थी, तो मुन्नू भाई का एक बंद बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो बंद उनकी एक नज़्म था, लंबी तवील नज़्म है उनकी, पर अजय क़यामत नहीं आई। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जुम्मा बाजार सियासत विकदी, कीमत वध गई गड्ढुआं दी, गड्ढू गधों को बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। जुम्मा बाजार सियासत विकदी, कीमत वध गई गड्ढुआं दी, पुट्टो दी धी तोलन बह गई, परी तड़कड़ी डड्डुआं दी। भुट्टो की बेटी जो है वो भरी इसको जो तराजू है, हाँ। वो लेके बैठी हुई है डड्डू तोलने के लिए। अब डड्डू आपको पता है मेंढक, हाँ। यानी वो फुदक के बाहर निकल जाते हैं। तो वो इसी तरह की सूरत हाल ये है कि इस वक्त भुट्टो साहब जो हैं वो लेके बैठे हुए तराजू, और इमरान खान साहब लेके बैठे हुए तराजू, और उसमें को फुदक के बाहर निकलने को तैयार बैठा है, को फुदक के अंदर आने को तैयार बैठा है। और उसके बारे में अब मुख्तलिफ जो खबरें आती हैं, जो शेख रशीद के या फौज चौधरी के बयानात आते हैं, उससे इस बात की तस्दीक होती है कि कुछ ना कुछ कारकुन ऐसे ज़रूर हैं जो अपोजिशन को वोट देने का इरादा रखते हैं। यानी ये कहना शेख रशीद का कि PTI के कारकुन जो हैं वो मौजूद होंगे पार्लियामेंट के सामने और वो तमाम ऐसे लोग जो अपोजिशन को वोट देना चाहेंगे उनका इहाता करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो कल सिनेरियो ओवरऑल देखने में आया, हम शो से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि दोनों साइड्स, ऑपोजिशन एंड हुकूमत, दोनों साइड्स को कंडेम करना चाहिए। जिस तरह से जमीयत उलमा इस्लाम फे की जो ज़ेली तंजीम है, रज़ाकाराना तौर पर अंसारुल इस्लाम के जो लोग हैं, कारकुन हैं, वो पार्लियामेंट लॉजेस में आए। उनका स्टांस ये था कि हम ऑपोजिशन रहनुमाओं की हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हैं, बट अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई एंटर नहीं हो सकता। और उसका रिएक्शन जो हुकूमत ने दिया, विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। बट अगर कानूनी पहलू के एतबार से, जिस तरह से सर हम शो से पहले बात कर रहे थे कि उनका जो रिएक्शन था दैट वाज ऑल राइट, बट फिर भी इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने रात गए एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी, तो उस टाइम ऐसे एक इम्पैक्ट ये आ रहा था कि हालात कहीं खराब ना हो जाए। बट फिर उन्होंने कुछ ही देर बाद अपना जो स्टांस था उसको वापस लिया और ये कहा कि अगर सुबह 9 बजे से पहले चीजें बेहतर ना हुई, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा ना किया गया, मुकदमात वापस ना लिए गए, तब फिर हम एहतजाज जो है हड़ताल करेंगे। बट अब चीजें जो हैं वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गई हैं। गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कर दिया गया जमानती मचलकों पर। इसको हम आगे चलकर भी तफसीलन डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं अपने डेली डोज की तरफ। डेली डोज में हमारी जनाब सबसे पहली स्टोरी है और वो ये कि एक सदी पहले एक जहाज़ लापता हुआ था, जिसके हवाले से बहुत सी स्टोरीज थी, लेकिन अब उसका मलबा मिला है समंदर की तह से।
सो अब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इस जहाज़ को और कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ ये डूबा था। सो ये एक स्टोरी है और अब इसकी तस्दीक हो चुकी है। तकरीबन 106 साल पहले ये जहाज़ जो था वो डूबा था। अंटार्कटिका जो है उसके साहिल के करीब ये इसका जहाज़ का मलबा मिला है और ये पता चला है। ये देखो बड़ी मज़े की बात है। एक लिहाज से कहा जाए तो लोग ये कह सकते हैं कि जी जब कोई डूब गया तो डूब गया, अब उसका पता कराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो एडवेंचर करने वाले हैं और साइंटिस्ट ऐसे जो एडवेंचर करना चाहते हैं, जो हर चीज़ की तहकीक में जाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी चीज़ है कि 106 साल तक वो लगे रहे हैं उसका पता करने के लिए और आखिरकार उन्होंने उसका मलबा ढूंढ निकाला और एक ऐसे इलाके से जो बिल्कुल यानी सुनसान इलाका है वहाँ पे जाके उन्होंने उसको तलाश किया और इस बात की तस्दीक किया कि वो डूब गया था। अच्छा, अगली खबर जो आप मुझे पता दिखाने जा रही हो ना, वो वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त है, वो वायरल हुई है और वो जहेज़ के बारे में जहेज़ के बारे में है, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। मैं कहता हूँ ऐसा किसी भी मुल्क में हो, कहीं का भी हो, कोई भी बैकग्राउंड रखने वाले लोग हों, ऐसा दूल्हा अगर है तो उसको तो जूते मार के बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल। और देखें, मैं ये देख रही थी जो दूल्हा है वो किस अंदाज में अपनी शराइत रख रहा है, डिटाई के साथ डिमांड्स के मुझे ये जहेज का कहा था, ये कहा था कि जहेज प्रिपेयर होगा, सब कुछ रेडी होगा। अब हम आ गए, अब चीजें पूरी नहीं है। दुल्हन कह रही है कि अभी 1 लाख का सामान रहता है, कहते नहीं 1 लाख के साथ ज्वेलरी रहती है, गोल्ड की चेन और रिंग रहती है। ये क्या बातें हैं। और जिस अंदाज में दुल्हन बेचारगी के साथ दूल्हे को देख रही है, मेरे ख्याल में तो ऐसे रिश्ते होने ही नहीं चाहिए। जो लोग इतनी डिमांड्स करें वो बाद में आपका क्या हाल करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हो। मैं तो कहता हूँ सबसे पहली तो बात यह है कि अगर आप खुददार आदमी हैं तो आपको जहेज़ का तकादा करना ही नहीं चाहिए। मैं खुद बेशुमार ऐसे घरानों को जानता हूँ जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है और वो कहते हैं कि हमारे बेटियों की शादियाँ नहीं हो पा रही क्योंकि चाहे सुजुकी ही क्यों ना हो, दूल्हा वाले कहते हैं कार ज़रूर होनी चाहिए बाकी सामान के साथ। अब ये छोटे छोटे इलाकों की बातें हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तमाम ऐसे लोग जो इस तरह के तकादे करते हैं, बड़े नेक लोग भी हैं पाकिस्तान में जो जहेज़ के बगैर शादियां करते हैं और वो समझते हैं कि दूसरों की बेटियां भी अपनी बेटियां हैं। तो हम सिर्फ कंडेम करेंगे इसको। और आगे क्या है जी आपके पास? बिल्कुल कंडेम करेंगे और यही मैसेज कि अगर आपको किसी से इस तरह से वाइब्स आ रही हैं या कोई पहले ही लोग लड़के वाले इस कदर डिमांड्स कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बगैर कुछ सोचे समझे आपको वहाँ पर ही रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसी सिचुएशन आए और फिर जिन लोगों का पेट इन चीज़ों से नहीं भरता, मेरे ख्याल में आप पूरी ज़िंदगी भी उनको खिलाते पिलाते रहेंगे। अगर उन्होंने आपकी बेटी को नहीं खुश रखना, वो इतने ज़्यादा जहेज़ के साथ भी खुश नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ही इसको देख लेना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। ज़रा माहौल थोड़ा सा सीरियस हो गया, लाइट करते हैं। काम पे टांग रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का स्लिप ऑफ टंग और इतने मीम सोशल मीडिया पर और एक से बढ़कर एक मीम, यानी कि जब भी मैं देखती हूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और हमारे जो शोबिस की शख्सियात हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं। कल मैं फातिमा अफंदी का एक क्लिप देख रही थी, उन्होंने काम पे टांग रही हैं और नीचे से ना अपनी शेक रखी हुई थी और वो इतना मज़े का लग रहा था। एहसन खान और बहुत से नुमाया नाम है, बट अब सबूर अली की भी एक पिक्चर आई है फ्रॉम टर्की। वो इस वक्त टर्की में मौजूद है और वहाँ बहुत ठंड है। सो उन्होंने अपनी वो पिक्चर शेयर की है और नीचे लिखा हुआ है सर्दी से काम पे टांग रही हैं। कुछ विजुअल भी अगर हैं तो मैं ख्याल में वो भी देखते हैं। बिल्कुल, हमारे पास पिक्चर है, आइए चलकर पिक्चर देखते हैं और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि सर्दी में काम पे किस तरह से। और बड़े अदाकार और भी हैं, जैसे आप ही मुझे बता रही थी कि बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेके अपने वीडियो साथ बनाई हैं, अपने जो विजुअल्स हैं वो शेयर किए हैं, पिक्चर्स शेयर की हैं। तो टॉप ट्रेंड मुझे लगता है चंद दिनों में ये भी बन जाना है, जैसे ये मैं हूँ और ये मेरी पार्टी हो रही है। हाँ, ये देखिए कुछ चीजें आपकी किस तरह से वायरल होती हैं और टॉप ट्रेंडिंग में आती है। और आजकल मैं देख रही थी स्नैक वीडियो, टिकटॉक, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म है वहां पर लोग इन पर वीडियोस बना रहे हैं, बिकॉज ये जो अल्फाज हैं, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी का स्लिप ऑफ टंग है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बहरहाल फातंदी ने भी इस पर थोड़ा सा एक्ट किया, किस तरह से किया आइए चलकर देखते हैं। आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा, इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है। आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा, इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है, इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है।
अच्छा, शुरू वाले तो एहसन खान और निम्रा खान थे और वो इस तरह से लग रहा था कि किसी शूट के दौरान वो वीडियो बनाई गई है। और जो फातिमा फंदी का था वो भी बड़ा जबरदस्त था, वो ऐसे लग रहा था बूमरैंग है और उसको बार बार रिपीट किया गया है। बट एनीवेज यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे अपने डेली डोज को और अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। में काम जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त वो बच्ची की जो हिंदुस्तान में काफ़ी अर्से से बेंगलोर का इलाका है जहाँ पे वो वहाँ पर सुमेरा मौजूद की है। स्टोरी। सुमेरा जो एक जेल में है और उसके मियाँ ने उसको बल्कि हिरासती मरकज़ में है, जेल से हिरासती उसको मरकज़ में। रिहाई छुटकारा मिल हो गया था, चुकी है। रिहाई मिल गई थी। हुआ यूँ कि एक पाकिस्तानी लड़की कतर में पढ़ रही थी, नौकरी कर रही थी और वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक भारतीय निजात से, भारतीय शहरी से। उससे वो शादी कर लेती है, मुसलमान लड़का है, लेकिन वो उसको बग़ैर अपने वीज़ा के अपने मुल्क के अपने साथ ले जाता है हिंदुस्तान में और वहाँ जाके अथॉरिटीज़ उसको लड़की को गिरफ़्तार कर लेती हैं, लड़के को भी गिरफ़्तार कर लेती हैं। लड़के को प्रेशराइज़ किया जाता है और लड़का इस प्रेशर में आके उसको छोड़ के भाग जाता है और वहाँ वो एक बच्ची को जन्म देती है और बच्ची को जन्म देने के बाद उसके वहाँ पे जो वाक़या है ये बेंगलोर में काफ़ी मशहूर हो जाता है। वहाँ के शहरी तकरीबन 10 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, उसकी ज़मानत करवाते हैं। ये भी एक अच्छा कदम था, लेकिन वो लड़की हिरासती मरकज़ में चली जाती है। अभी भी वो लड़की हिरासती मरकज़ में में है क्योंकि उसके पास पाकिस्तानी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। भारत का तो उसको डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे, भारत का तो उसको वीज़ा और वो चीज़ें नहीं मिली और हस्बैंड भी वहाँ से चला गया और उसने भी उसके लिए कुछ ना किया। बट यहाँ पाकिस्तान का सर्टिफिकेट और वो तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं थी। ये आवाज़ बुलंद की इस लड़की के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने और इस मसले को टेकअप किया और इसके लिए जो अपनी कैपेसिटी में हो सकता था वो किया। और अब ये मामला, इस लड़की का सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो चुकी है और बहुत जल्द इस लड़की को पाकिस्तान लाया जाएगा। सो ये बहुत अच्छा कदम है। कहा यह जा रहा है कि जो लड़की है अभी भी इसका भाई कतर में मौजूद है, उसके साथ मुसलसल राब्ते में है। जेल में हिरासत के दौरान इस लड़की ने, जिसका नाम सुमेरा है, एक बच्ची को जन्म दिया और तब से ये जो बच्ची है अब मेरे ख्याल में 3 से 4 साल की हो चुकी है। वो अपनी माँ के साथ जेल में ही इसने परवरिश पाई। बट वहाँ जब बेंगलोर में जिस तरह से रऊफ साहब फरमा रहे थे कि जब ये मामला लोगों की नज़रों में आया तो उन्होंने अपनी मदद आप के तहत 10 लाख रुपए की अमाउंट को जमा किया, इस लड़की की ज़मानत करवाई। बट अभी तक ये लड़की जो है भारत में एक हिरासती मरकज़ में मौजूद है। डॉक्यूमेंटेशन इसकी मुकम्मल हो चुकी है, पेशरफ्त कहाँ तक पहुँची है इसको आगे चलकर हम डिस्कस भी करेंगे। बट इस तरह से बहुत से केसेस होंगे और मेरे ख्याल में जब भी हम बीइंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर देखें, हमारी भी नज़रों से इस तरह का कोई केस गुजरे तो मेरे ख्याल में आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। बिकॉज आप किसी के लिए आसानी पैदा, कई साल हो गए हैं और उस लड़की का कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं था। पेचीदगी ऐसे पैदा होती है कि जो बच्ची पैदा हुई है वहाँ पे वो चूँकि पाकिस्तानी शहरी नहीं है, उसका सर्टिफिकेट वहाँ का होगा हिंदुस्तान की, उसके डॉक्यूमेंट अलग से बनने हैं। तो ये काफ़ी दोनों मुल्कों को अगर इस तरह की आए, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब से बात हुई मुख्तलिफ लोगों की, उन्होंने बताया कि हुकूमती सतह पे भी और जो इंडिविजुअल सतह के ऊपर भी हिंदुस्तान से हुकाम जो हैं वो राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़की को और बच्ची को जल्द से जल्द पाकिस्तान लाया जाए। इसके बारे में सेनेट में भी इरफान सिद्दीकी साहब ने एक करारदाद पेश की थी, जिस करारदाद में उन्होंने इस बात का कोशिश की थी कि इसको उठाया जाए इस मसले को। और जैसे रोमा ने अभी कहा कि ऐसे बहुत से वाक़यात हो जाते हैं। एक तो बच्ची जब भी कोई पाकिस्तानी ऐसी जाए और उसको ऐसी शादी की पेशकश हो तो उसको ये देखना चाहिए कि मामला कितना बिगड़ सकता है। और फिर ये एक गैर कानूनी काम एक हो गया उनसे गलती में अनजाने में कि वो हिंदुस्तान चली गई, जहाँ के बारे में हम जानते हैं कि रवैया उनका अथॉरिटीज़ का पाकिस्तान के बारे में बहुत दोस्ताना नहीं है और ऐसे अगर कोई जाएगा तो उसके खिलाफ इकदाम किए जाएंगे और यही हुआ उसके खिलाफ। बट ये पहला स्टेप ही यहाँ से ना कि बगैर वीज़ा वो जो खावन था उसका एक्स हस्बैंड वो किस तरह से लड़की को भारत में ले गया, फिर 4-5 साल तक ये मामला उठा। बट अभी इरफान सिद्दीकी साहब जब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे, सबसे पहले तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से ये मामला उनकी नज़र में आया और उन्होंने इसके लिए आवाज़ बुलंद की और वो इस लड़की का सहारा बने। सो
बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई। और साथ ही साथ इस लड़की के लिए जो पाकिस्तानी सर्टिफिकेट जारी हुआ वो 17 फरवरी को हुआ। इसको हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो वो शोहर जो ऐसे में अपनी बीवी को छोड़ के अलग हो जाए, उसके बारे में भी क्या कहना। उसके ऊपर सिर्फ हम लान तान कर सकते हैं, उसको तनकीद का निशाना भी बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे बेगैरत आदमी को जो वहाँ पे जाके अपनी बीवी को छोड़ के अबैंडन करके भाग जाए, उसके बारे में जितना भी बुरा भला कहा जाए उतना ही कम है। मेरे ख्याल में कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर उसने मोहब्बत की शादी की थी, ये काहे की मोहब्बत है कि जब आप ज़रा सी मुश्किल पड़े तो आप उसको तो खड़े होना चाहिए था और उसके हक के लिए लड़ना चाहिए था। और गलती आपकी अपनी है। एक मासूम लड़की को पाकिस्तान से यहाँ से जो गई हुई है उसको बहला फुसला के आप साथ ले जाते हो और उसको जाके वहाँ अबैंडन करते हो। बच्ची का भी ख्याल नहीं उसको आ रहा कि एक बाप बन चुका है वो। खैर, हम चलते हैं अगले बिल्कुल। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से हमने शो के आगाज़ में ही बात की थी और अभी हम उसको तफसीलन भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया सियासत में गैर पार्लिमानी ज़ुबान का इस्तेमाल करना। बहुत कॉमन या आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड होता चला जा रहा है। नॉट आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम देखें 2018 के आम इंतखाबात से पहले ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में बहुत ज़्यादा देखने और सुनने को मिलती थी और लोगों की जानिब से अभी भी ये कहा जाता है कि इन तमाम तर चीज़ों का सहरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर है, बिकॉज ये ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी हम कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब की स्पीच को निकाल कर देख लें, सो जिस तरह से उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया, फजलू, मौलाना डीजल, जरदारी बीमारी, भिगोड़ा नवाज शरीफ और भी इस तरह के बहुत से अल्फाज थे जो कि नहायत गैर पार्लिमानी और गैर अखलाकी ज़ुबान है। इसके साथ साथ कल जो रिएक्शन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से आया, ऑब्वियसली आप किसी को हिट करेंगे तो फिर रिएक्शन तो आता ही और हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता। तो जिस तरह से उन्होंने भी खातून अव्वल पर इल्जामात लगाए कि पंजाब में कोई काम नहीं होता जब तक उनको पैसा नहीं दिया जाता। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा माजरत के साथ ये कहूँ कि ये ट्रेंड जो है इसमें शिद्दत जरूर आ गई है अब आके, लेकिन ये ट्रेंड पहले से चल रहा था। जैसे भुट्टो साहब एक अवामी आदमी थे, उनको आदत थी कि वो भुट्टो साहब जो हैं वो उन्होंने खान अब्दुल कयूम खान सरहद के उस ज़माने में, अब केपी के वहाँ के एक लीडर थे बड़े, और उनके बारे में उनको कहा खान डबल बैरल खान, खान अब्दुल कयूम खान, तो उनके नाम के लगते थे। नवाबुल्लाह नसरुल्लाह को उन्होंने कहा टांगे की सवारियाँ, और इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों के बारे में वो अलकाबात जो हैं वो करते रहते थे। जो उनके लोग थे, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ है, मसावात नुमाइंदा अखबार था पीपल्स पार्टी का, और उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की जाती थी अपने मुखालफिन के बारे में, मौलाना मौदूदी के बारे में, वो भी इस तरह की थी कि जिसको ना ही बयान किया जाए तो बेहतर है। शहबाज शरीफ साहब भी अगर जरदारी बीमारी कहा इमरान खान ने तो वो भी कहा करते थे उसको जरदारी निरी बीमारी, और फिर ये कहा करते थे कि जरदारी, ये मशहूर जुमला है उनका, अगर तुम्हें मैंने गर्दन से पकड़ के सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ये काम नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि हमारे लीडरान कौम को अखलाकियात सिखाएं, वो ऐसी रौ में बहे चले जाते हैं। अब कल क्या हुआ, कल बिलावल ने जो बात की खातून अव्वल के हवाले से कि जी जब तक उनको पैसे ना दिए जाएं उस वक्त तक कोई काम नहीं होता, ये गलत बात है, बगैर सबूत के बात है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल बनाए गए उन हॉस्पिटल का चंदा जो है भी चलाया गया और जमात भी चलाई गई, हाँ, अपनी पार्टी बना के उसके बारे में मतलब वो बयानात दे रहे हैं। तो ये मौलाना ने भी कल बहुत सी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। ये बड़ी सख्त बात है, ये बड़ी गलत बात है, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वाकई शिद्दत इमरान खान साहब के दौर में आई है, बट अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे, आगे शो में बढ़ेंगे और तहरीक एतमाद जिसकी वजह से ये इतनी हम हलचल देख रहे हैं। सर, आपको क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं अभी आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला है? एक तो ये था कि रिक्वेजिशन तो जमा हो चुकी है, अगले 20 दिन इंपॉर्टेंट हैं, बट 7 दिन के अंदर स्पीकर जो हैं वो इजलास बुलाने के पाबंद होंगे। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी देखें, सो इमरान खान साहब, ये भी फैसला हुआ है इजलास के दौरान जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ कि अगर कोई भी हुकूमती अरकान कौमी असम्बली उस दिन इजलास में मौजूद हुआ सो उसको कानून के मुताबिक स्पीकर जो है वो नाअहल करार दे देंगे और उनका वोट भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। जी, ये आर्टिकल 63A की बात हो रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर होगा तो उनको नाअहल करार दिया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि जिस दिन ये इजलास होगा उस दिन
सिर्फ एक हुकूमती रुकन जो है वो वहाँ पे पेश होगा, ताकि ये बिल्कुल ये ना हो कि नुमाइंदगी नहीं हो रही, बाकी तमाम लोगों को कहा जाएगा कि वो एब्सटेन करें, यानी गैर हाजिर रहें। तो इस तरह की एक स्ट्रेटजी है, ये ज़ाहिर है इसकी काउंटर स्ट्रेटजी भी आएगी, वो भी मशवरे कर रहे हैं। एक कानूनी पहलू उसके जो हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है, और कानून क्या कहता है हम थोड़ी देर में बात करेंगे इस हवाले से भी कि कानून इस बारे में क्या कहता है। तो बात ये हो रही है कि जो ऐसे में अब जो ये इल्ज़ामात लगने हैं कि जी करोड़ों रुपए की पेशकशें हो रही हैं, बिल्कुल, और कल जो वाक़या हुआ है मतलब हकीकत में वो भी इसी तरह का एक जो ये था कि अपने कारकुनों को पक्का रखा जाए, उनको को बाहर ना लेके जाए। पीटीआई के बारे में कह रहे हैं कि वो हुकूमती नुमाइंदों को बाहर भिजवाने के चक्कर में है, हुकूमती जो जिनके बारे में ज़रा सा भी शक है। तो बहरहाल इसके बारे में बात करते रहेंगे हम। बिल्कुल, इस बारे में हम तफसीलन भी बात करेंगे। अभी हमें शो में शामिल करनी है एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस रमज़ान आपने अशिया की ज़ख़ीरांदोज़ी नहीं करनी बल्कि नेकियों की ज़ख़ीरांदोज़ी करनी है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरांदोज़ी से इज्तनाब करना है। यही हमारा मैसेज, हमारे चैनल का मैसेज, पब्लिक न्यूज़ का मैसेज आपके नाम। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो कि बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। गुज़श्ता रोज़ अगर हम देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने, जिसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रही। कहना उनका ये था कि जिन अरकान ने फ्लोर क्रॉसिंग की उन पर आइन के आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद अगर देखा जाए तो इस प्रोसीजर को लेकर बहुत से कानूनी और आइनी पहलुओं पर बहस की जा रही है। तमाम तर कानूनी सवालात का जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर औसाफ साहब हमें शो में ज्वाइन करें। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर सबसे पहले तो ये कि आइन का आर्टिकल 63A, इसकी अहमियत क्या है और किन किन सूरतों में इसका नफाज हो सकता है? सबसे पहले जी आपने मुझे वो बात कही जो मैं जिसका दावा नहीं करता। नो एक्सपर्ट, आई एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपकी बात का जवाब 63A को जब हम देखते हैं तो आप उसकी जो लेटर ऑफ लॉ है उसमें तीन चीजें, एक ये कि डिफाइन किया गया है कि पार्टी कौन पार्टी है, वो किस तरीके से मामला। दूसरा कि इसके अंदर प्रोसीजर क्या और कौन कौन सी चीजें ऐसी कि जिनके ऊपर डिफेक्शन का मामला। उनमें से एक है जब आप सीएम या प्राइम मिनिस्टर पार्टी की जो क्रीड है, पार्टी का जो फैसला है उसके खिलाफ चलें। उसके अगर खिलाफ चलेंगे और वो आप काम करेंगे तो फिर आप अगर वोट देते हैं पार्टी की मंशा के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर या सीएम के नो कॉन्फिडेंस में, तो फिर पार्टी हेड जो है वो आपको नोटिस देगा और वो नोटिस देगा कि आप शो कॉज आप बताएं कि सफाई पेश करें कि आपने ये काम क्यों किया, और उसके अंदर उनको पर्सनल हियरिंग देना भी लाज़िम होगा। उसके बाद वो ओपिनियन फॉर्म करेंगे इन राइटिंग। ओपिनियन फॉर्म करके इन राइटिंग को उनको देंगे और साथ ही उसकी कॉपी जो है वो देंगे स्पीकर। स्पीकर जो है उसका कोई रोल नहीं है, ना वो उसको रोक सकता है, ना वो उसके ऊपर कोई रूलिंग दे सकता है, ना वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ना वापस कर सकता है। 2 दिन के अंदर अंदर उसको भेजना है उसको इलेक्शन कमीशन में। अगर वो नहीं भेजता तो ये डीम किया जाएगा, ये समझा जाएगा भेज दिया है। और इसके ऊपर जजमेंट है और वो अजहर सदीक साहब फाइल की और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूसुफ रजा गिलानी साहब जो रूलिंग दी है स्पीकर ने वो गलत रूलिंग है और मामला जो है वो आगे जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 30 दिन है। इलेक्शन कमीशन भी उनको नोटिस देगा जो मेंबर्स जिसके खिलाफ डिफेक्शन का डिक्लेरेशन दिया गया है, वो डिक्लेरेशन जो है वो देखा जाएगा बाय द इलेक्शन कमीशन
और सफाई देने का पूरा मौका दिया जाएगा टू बोथ पार्टीज, यानी जिन्होंने डिफेक्शन की बात की और वहां पे भी पार्टी से पेश होना होगा, और दूसरी साइड पे जिनके खिलाफ ये सारा पेश होना होगा। 30 दिन के अंदर अंदर फैसला होगा, और फैसला भी ये हो सकता है कि डिफेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज के अंदर इसका फैसला होगा। अब मामला जो है वो प्रोसीजर का भी है, सब्सटेंटिव भी है, फंडामेंटल राइट्स का भी है, तो ये उसके अंदर फेल सेफ मैकेनिज्म, और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब ही की उनको कहा कि आपने गलत शो कॉज दिया, आपने गलत डिक्लेरेशन किया, आपने आयशा गोरेलाई को गलत तरीके से मेंबरशिप के मुतालिक कहा कि उसको फारिग कर दें, और इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था कि उनको डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती और डिफेक्शन मामला। एक और बहुत सिग्निफिकेंट बात, दो बातें की कि स्पीकर का कोई रोल नहीं, और वो जजमेंट है मामले में, और दूसरा जो आयशा गोरेलाई वाला केस है इमरान खान के नाम से, उसके अंदर सरीहन कहा गया कि वो मुतलका नहीं है, he is not a person जो अपनी विल्स के ऊपर फैसला कर सके। और इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब का अपना केस है। अशरफ साहब ये बताइए, ये तो काफ़ी तफसील में आपने बता दिया, लेकिन मसला ये है जिस बुनियाद के ऊपर हुकूमत ये कहती है कि हम अपने अरकान को असेंबली में नहीं जाने देंगे, सिर्फ एक हुकूमती रुकन होगा, और जो जाएगा वहाँ जाके कहेगा तो उसको हम नोटिस दे देंगे डिस्क्वालिफिकेशन का। ये जब तक के कोई आदमी वोट नहीं दे पाएगा या वोट दे चुका होगा, उस वक्त तक तो उसके ऊपर इस तरह का कोई क्लॉज लग नहीं सकता, उस वक्त उसको सजा नहीं दी जा सकती। और मीनवाइल जो प्रोसेस है, अगर वो वोट दे देता है तो प्राइम मिनिस्टर तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फिर। जी मैं अर्ज करूं, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो शुनीद है जो बात है कि अपने अरकान असेंबली को जाने से रोकें। पहली बात, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी, और ये मुआवजे का एक और पहलू बन जाएगा कि आप किसी को वोट देने से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 17(3) फंडामेंटल राइट है, और वो ये कहता है कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना, ये सब है। उसमें 5 जजमेंट्स, उनमें से एक जजमेंट जावेद साहब केस में, और ये मामला क्यों है कि आप रोक नहीं सकते, और वो अपने अरकान को भी जाना पड़ेगा। वो अगर रोकेंगे तो वो खिलाफ। नंबर 2, क्या स्पीकर के पास कि वो किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक सके, और नंबर 2, अगर वो वोट, ये दोनों बातें जो है ये गलत हैं, ये आइन के खिलाफ है, ये रूल्स के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है। नंबर 1, स्पीकर जो है उसका कोई हक नहीं है इस मामले में कोई रूलिंग भी देने का, किसी को रोकने का। वो तो वोट भी काउंट नहीं करते, वोट काउंट करेंगे टेलर्स, और वो टेलर्स जो है वो नाम के उसकी शुमार, जो वो शुमार हो रही है तो स्पीकर का उसके अंदर। नंबर 2, क्या वो रूलिंग दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ही इज नॉट ए रिटर्निंग ऑफिसर। जिस तरह के इलेक्शन होते हैं जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर होता है या एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, या इलेक्टोरल, वो नहीं है, वो इख्तियार भी नहीं है। ही इज ओनली ए साइलेंट स्पेक्टेटर एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और अगर कोई इस तरह की बात करेंगे तो कौन सी चीज, कौन सा अमर रोक रहा है मेंबर्स को स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करने, और द मोमेंट उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए, he has to leave the seat। ठीक है, स्पीकर साहब जो है वो गैर जानकार, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी इजाजतदारी और प्रॉपर्टी और उनकी स्टैंडिंग के ऊपर किसी किस्म की भी
उंगली उठाई जा सकती। बिल्कुल ठीक हो गया, उनकी स्टैंडिंग पर भी कोई भी सवालिया निशान नहीं। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी पेचीदगी है इस मामले में भी अगर देखा जाए, और हकीकत ये है कि वो पेचीदगी हुकूमत की फेवर में नहीं जा रही। बिल्कुल, वो पेचीदगी ऑपोजिशन की फेवर में जा रही है। और जैसे कि अशतर उस्ताद साहब ने बड़ी तफसील से, हम पहले ब्रेक पे थे उस वक्त भी बताया कि अगर कोई वो वोट दे देता है, उसका जो मामला भिजवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन को, फिर सुप्रीम कोर्ट को, वो डिसक्वालिफिकेशन के दौरान में उतनी देर में अगर वो वोट दे देता है, नंबर पूरे हो जाते हैं, तो डिसक्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर की हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। बड़ी जल्दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत से इंडिविजुअल्स, बहुत से नौजवान पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से आलमी रिकॉर्ड्स कायम करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इन्हीं में से एक राशिद नदीम भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नाम जो है बहुत से रिकॉर्ड किए। अभी तक 60 के करीब आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम कर चुके हैं। कराची से इनका ताल्लुक है। अब आगे के लिए क्या इरादा रखते हैं? राशिद नदीम इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राशिद। ऑलरेडी 60 आलमी रिकॉर्ड आप कायम कर चुके हैं। 61वें आलमी रिकॉर्ड के लिए आप क्या इरादा कर रहे हैं? बिल्कुल जी मैं वैसे में जो रिकॉर्ड्स मैंने अभी तक बनाए ना, उनकी तादाद जो है वो 60 से बढ़ चुकी है। अब तक जो है वो 75 रिकॉर्ड जो है वो मेरे मंजूर हो चुके हैं। That's great. और अब जो है मैं मजीद आलमी रिकॉर्ड बनाने की जो है वो तैयारी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला जल्द जो है, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर जो है मैंने 2 रिकॉर्ड्स प्लान किए हुए, और इंशाल्लाह ताला जो है वो रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह ताला ब्रेक करूंगा। और रिकॉर्ड जो है बेसिकली पाइन बोर्ड ब्रेकिंग का है, जिसमें हाथ में एग को पकड़कर जो है वो 200 जो है वो पाइन बोर्ड जो है वो ब्रेक करने हैं। एक लंबी लिस्ट है, तवील हमारे पास। इसकी बुनियाद क्या मार्शल आर्ट्स है? आपने मार्शल आर्ट्स पहले सीखे और फिर इस तरफ आए? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक मार्शल आर्ट से है और मैं मार्शल आर्ट का प्रोफेशनल ट्रेनर भी हूँ। बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। और क्योंकि मार्शल आर्ट से रिलेटेड ही मेरे सारे आलमी रिकॉर्ड हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे पास हैं। चाहे वो पंचेस कैटेगरी के रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो किक्स कैटेगरी के रिकॉर्ड हों, एल्बो कैटेगरीज हैं, ब्रेकिंग के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हाथ के साथ ब्रेकिंग है, और इसके अलावा एल्बो के साथ ब्रेकिंग है, सर के साथ ब्रेकिंग है। फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा नंचक, जो ब्रूसली का एक बहुत ही मशहूर ज़माना वेपन है, उसमें भी सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त जो है वो मेरे पास हैं। फिर इसी तरह बू स्टफ स्ट्राइक्स हैं, उसके अंदर मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। मेरे स्टूडेंट हैं जो कि पुशअप कैटेगरी में, स्ट्रेचिंग जो है उस कैटेगरी में रिकॉर्ड बना चुके हैं। और फिर मेरी बेटी है माशाल्लाह से, जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र जो है वो मार्शल आर्ट कैटेगरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। चलिए माशाल्लाह। अच्छा राशिद, कोई भी रिकॉर्ड, जिस तरह से भी आप कह रहे हैं कि आपने अगले रिकॉर्ड के लिए 2 चीज़ें प्लान की हुई हैं, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आप फाइनल के लिए खुद को तैयार करते हैं कि अब हो सकता है ये काम? देखिए, जब पहली मरतबा मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाया तो उस वक्त तो खैर मुझे 8 से 9 साल इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्पॉन्सरशिप और सपोर्ट की बहुत कमी होती है, और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जब भी मैं किसी नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर प्लान करता हूं तो डिपेंड करता है रिकॉर्ड किस तरह का है। बाज़ मरतबा किसी रिकॉर्ड की तैयारी में 1 साल भी लगता है, और बाज़ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं जो मैं 1 महीने के अंदर तैयारी के बाद कंप्लीट कर लेता हूं। रिसेंटली मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त आलमी रिकॉर्ड बनाया था, जिसके अंदर मैंने लेग्स पर 10 kg वेट बांध कर जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट किक्स करने का रिकॉर्ड तोड़ा था। उस वक्त 2040 किकों का रिकॉर्ड था। इंडिया के कोई रेडी हैं उनके पास। तो अब जो है वो रिकॉर्ड जो है 2163 किकों के साथ जो है वो मेरे पास है, जिसमें मैंने लेग्स पर 10 kg वेट जो है वो बांधा हुआ था। फिर एक नंचक का रिकॉर्ड था जिसके अंदर मुझे तकरीबन 1 साल लगा था उस रिकॉर्ड को तोड़ने में। तो डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं। अच्छा राशिद, ये बताओ कि ये जो सर से बोतलें 43 बॉटल्स खोलकर, जर्मनी का 23 बॉटल्स खोलने का रिकॉर्ड आपने तोड़ा था, ये सर से बोतलें कैसे खोली जाती हैं?
हाँ देखिए, ये रिकॉर्ड था जर्मनी के पास, जिसने सर के साथ जो है वो 23 बॉटल्स जो है वो ओपन की थी। और फिर मैंने जो है ये पंजाब यूथ फेस्टिवल में 40 बॉटल्स जो है वो रिमूव की थी। फिर उसके बाद मैं इसी रिकॉर्ड के लिए इटली गया था, वहां पर मैंने अपने सर के साथ जो है वो 61 बॉटल्स रिमूव की थी। बेसिकली ये लकड़ी का जो है वो 90 डिग्री एंगल का जो है वो एक एज होता है, उसके ऊपर जो है वो आपको बॉटल की जो है एज जो है वो लगानी होती है, और फिर सर की जो है वो आप टक्कर मारकर जो है वो बॉटल कैप्स ओपन करते हैं। अच्छा राशिद, इस हवाले से भी बताइएगा, इतने मुनफरिद रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपने ब्रेक किए हैं, ये तमाम आइडियाज़ आपको आते कहाँ से हैं कि अब ये करना है, अब बॉटल्स के लिए अब एग्स का कुछ करना है? ये मतलब इतनी डिफरेंट चीज़ें, इसमें तो फिर आपकी क्रिएटिविटी भी यहाँ हाई लेवल होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसके अंदर एक चीज बहुत करता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे जो है ये समझते हैं कि शायद हम कोई भी नया काम करेंगे तो वो आलमी रिकॉर्ड होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली मेरे ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स हैं वो पहले से उनकी कैटेगरीज मौजूद होती हैं और वो किसी ना किसी कंट्री के पास होते हैं। लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो एक ऐसी कैटेगरी भी रखता है कि अगर आपके अंदर कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, लेकिन उसके लिए फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया जाता है, और फिर आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को उस रिकॉर्ड की सारी डिटेल देते हैं, और उसके बाद फिर वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उस कैटेगरी को मंजूर करता है और बाज़ मर्तबा नहीं भी करता। लेकिन मैंने 75 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूं, और मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने जितने भी न्यू कैटेगरीज के आलमी रिकॉर्ड आज तक अप्लाई किए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कोई भी रिकॉर्ड मेरी सजेशन पे जो है वो आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरे ज्यादातर आलमी रिकॉर्ड वही हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंदर पहले से जो है वो मौजूद थे। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसकी क्या रीजन है? उनके क्या मेरिट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर वो नई कैटेगरी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आपका क्यों नहीं हुआ? देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो वैसे तो ये कहता है कि कोई भी रिकॉर्ड जो है वो मेजरेबल हो, और कोई भी इंसान जो है वो जो पूरे अर्ज पे रहता है वो उसको ब्रेक करने की सलाहियत रखता हो। तो लेकिन जब हम रिकॉर्ड अप्लाई करते हैं तो बात मरतबा मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती कि गिनीज का खैर अपना क्राइटेरिया है, उनकी अपनी टीम है, और बाज मरतबा जो है मुझे खुद नहीं आता समझ में कि क्यों मेरी उस सजेशन को नहीं एक्सेप्ट किया गया। हालांकि मैंने बहुत सी न्यू कैटेगरीज में रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन वो जो न्यू कैटेगरीज थी वो भी पहले से ही मौजूद थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। लेकिन जो मैंने आज तक सजेशन दी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को, और उनसे राब्ता करके मैंने कोशिश की कि मैं उस न्यू कैटेगरी के अंदर आलमी रिकॉर्ड बनाऊं, लेकिन वो रिकॉर्ड की जो सजेशन है वो मेरी मंजूर नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए कि बहुत से नौजवान ये प्रोग्राम देखने के बाद, वैसे आपको देखने के बाद, आपके बारे में पढ़ के चाहते होंगे कि वो भी इस मैदान में आए, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए सजेस्ट करेंगे? मार्शल आर्ट सीखें, अपनी ज़हनी सलाहियत बढ़ाएं, क्या करें? मार्शल आर्ट जो है दुनिया की एक वाइड ऐसी स्पोर्ट्स है जिसके अंदर आप बहुत कम टाइम देखकर जो है ना सिर्फ अपनी फिजिकल सलाहियतों को जो है वो उजागर कर सकते हैं, बल्कि आपकी मेंटल और जो है वो नशोनुमा भी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। और मैं समझता हूँ कि आजकल जो गर्ल्स हैं उनके लिए सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी बेटी को जो है वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो आप अगर रोजाना 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप मार्शल आर्ट को दें तो मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट से कम है, और बहुत ज्यादा आप इससे जो अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं और आप नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं, तो लाजमी सी बात है कि फिर इस स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको 4 घंटे 5 घंटे जो है वो मेहनत करनी होती है, और फिर जो है वो आप आगे जो है वो अपनी सलाहियतों को मजीद उजागर करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद नसीम हमारे साथ शो में, और तमाम तर दुआएं और हमारी बेस्ट विशेस आपके नाम है कि अल्लाह ताला आपको आगे भी इसी तरह कामयाब करता रहे, और आप देता रहे इसी तरह से बहुत सारे मजीद रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी कायम करें। शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह सुबह ख़ुद को कभी कभी फ्रेश करने के लिए मौसीकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और इससे बेहतर कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकती। तो हमने सोचा कि आज शो के दौरान मौसीकी का तड़का थोड़ा सा हो जाए, और हमारे साथ जो शो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सिंगर हैं, बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, मोस्टली मैडम नूरजहां और नाजिया हसन हदीका कयानी के कवर सॉन्ग्स करती हैं, बहुत ज़बरदस्त। बट वो आगे चलकर सुनेंगे भी। अभी इनका नया गाना रिलीज़ हुआ है, इश्क बेगुनाह की बेपनाह। ओह, मेरे पास बेगुनाह लिखा है, बट
थैंक्स फॉर द करेक्शन। इश्क बेपनाह की धूम जो है वो मची हुई है। तो ये बहुत था अच्छा। इश्क बेपनाह, नॉट इश्क बेगुनाह। इश्क बेगुनाह नहीं है, इश्क बहुत इश्क ज्यादा बेपनाह। गुनहगार है। बेपनाह बट और गाना बड़ी- जो है आपका वो बेपनाह मजेदार लग रहा है। ये बताएं लिरिसिस्ट कौन है? आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैं खुद ही हूँ। अच्छा, सीरियसली? जी जी जी, अच्छा, जबरदस्त। ये मैंने खुद लिखा है। बस मैं किसी के ख्यालों में गुम रहती थी तो अच्छा। ये गाना- ऐसे भी होता है ये कि अगर गाना आप किसी के ख्यालों ख्यालों में बहुत ज्यादा गुम रहे हैं तो फिर आप पर एक नेचुरल आमद होती जी, है जी। और फिर आप कुछ ना कुछ एग्जैक्ट एक टाइम पे ऐसा नहीं लगता था कि लोग कैसे लिख लेते हैं इतनी अच्छी अच्छी पोइट्री, लेकिन जब मेरे पे वो टाइम आया और मेरे दिमाग में वो ख्यालात आना शुरू हुए तो वो खुद ब खुद पोइट्री बनती गई। और अच्छा, ये तो वो एक बाज़ औक़ात ऐसे वक्त जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं फेजेस, उनको आप बैक पार्ट कहते हैं ना, अच्छे नहीं होते, बट मेरे ख्याल में वो अच्छे से ही फिर बुरे से ही अच्छी चीज़ जी निकलती है। जी, ऐसा ही है। एक टाइम पे आपको अच्छी यादें आना शुरू हो जाती हैं। पहले पहले आप बहुत डिप्रेस रहते हो, लेकिन एक टाइम पे आके आप उसमें से अच्छाई ढूंढते हो और फिर क्रिएटिविटी बाहर आती है। ठीक है, ये बताइए कि ये कॉम्पोजिशन किसकी है? बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। जी, ये कंपोजिशन है बिलाल वाजिद है। यहाँ पे लाहौर में बहुत अच्छा काम करें। ही इज़ वेरी यंग एंड टैलेंटेड गाय, तो उन्होंने इसकी कंपोजिशन और वीडियो किसने बनाया? और वीडियो बनाई है इस्लामाबाद में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो ठीक कि ये वीडियो का काम करते हैं। बलाज खान और साद सईद नाम है उनका। वो अब बिल्कुल वो भी यंगस्टर्स हैं। मैंने जितना भी काम किया है इस वीडियो में वो सब यंगस्टर्स हैं। अच्छा, अभी तक आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में, सिंगिंग में? 2 साल हो गए। जैसे ही मैंने स्टार्ट की वो तो कोविड आ गया, तो आप यही समझें कि स्टार्ट अप प्रॉपर्ली अब हो रहा है, क्योंकि वो जो कोविड का टाइम था वो तो ज़ाया ही हुआ है। अच्छा, और आप कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करती हैं? जी जी, पहले कॉन्सर्ट स्टार्ट हुए थे, फिर कॉन्सर्ट्स बंद हो गए, अब दोबारा से। इश्क बेपनाह, चंद बोल जरा आपसे लाइव भी सुनना चाहेंगे, अभी तो हमने वहाँ सुना है ना। चाहे हो मेरी सोचों में, ठहरे हो मेरी सांसों में, बस तुम दिल के नगर के शहरों में, ख्वाबों के सारे पहरों में, बस तुमसे है कहना जाना, मुझसे अब दूर न जाना, जो भी है मेरा सब तेरा हुआ, इश्क हुआ है बेपनाह, हाँ तुमसे पल भी ना रहना है जुदा, हाँ तुमसे। वेरी नाइस। अच्छा, थोड़ा सा पॉप का टच नहीं आ रहा गाने में? मुझे फील हो रहा है। जी जी, है ना? मेरा फेवरेट स्टाइल जो है वो पॉप है। अच्छा, और नाजिया हसन को फॉलो करने का और उनके कवर सॉन्ग्स गाने करने की का- भी यही जी, रीजन जी, है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैडम नूरजहां और हदीका कयानी? वो ये था कि ये नहीं है कि मैं सिर्फ यही स्टाइल गा सकती हूँ। मैं डिफरेंट स्टाइल्स गाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या गा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई की। आप इससे नेक्स्ट मेरा अगर सॉन्ग सुनेंगे तो वो इससे बिल्कुल हटके है, बिल्कुल पंजाबी भंगड़ा जैसे होता है ना, तो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक लड़की इतना पॉप गा रही है इंग्लिश स्टाइल में और फुल यानी आप लोगों को बताना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। वर्सेटाइल। अच्छा, ये बताइए, आजकल जो बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स अमूमन जो पॉपुलर होके आते हैं और नौजवान सुन रहे होते हैं, गाड़ियों में से गुजरे, वो उसके ऊपर पंजाबी बहुत ज़्यादा, जो पंजाबी थाप है, पंजाबी ढोल है, पंजाबी म्यूज़िक है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। आपने कंपैरेटिवली ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट लाइन चुनी है, जी, जी। तो उसका इन्फ्लुएंस लगता है आपको वाकई बहुत ज़्यादा है, और ये डिफरेंट लाइन इसीलिए लिया है ताकि लोग ये भी देखें कि ये भी अंदाज है। जी जी जी, क्योंकि वो हर बंदा कर रहा था उस स्टाइल में, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली यस, वो बहुत ज़्यादा चलता है, लोग उसको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इसलिए जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट करी हूँ, मैंने कहा वो लोगों के लिए एक जो ट्रेंड में चल रहा है वो भी चीज़ करनी चाहिए। चले, अभी आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? नाजिया हसन का कुछ गाना हो जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। गुल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल
बदन का बदन, हर किसी को चाहे तन मन का मिलन, काश मुझ पर ऐसा दब का भी आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। वेरी बहुत नाइस, जबरदस्त। एक वेरी चीज़ जो नाइस। बड़ी अच्छी लगती है वो ये है कि आप बिल्कुल कॉपी नहीं कर रहे हैं उसको, आप उसको अपने अंदाज में मतलब वो कर जी रहे जी, हैं। ये मेरा स्टाइल है। अच्छा, तो ये भी सीखा, मतलब ये एक खुद से डिसाइड किया कि अगर मैं अपने स्टाइल में रहूं, कोई भी गाना हो उसको अपने स्टाइल में करूं तो वो ज़्यादा मुनफरद होगा। बेसिकली मैं शुरू में इंग्लिश गाने बहुत सुना करती थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने गानों को थोड़े से इंग्लिश वर्जन में लेकर जाऊं, तो फिर उससे ये जो मेरा स्टाइल था वो डेवलप हो गया। अच्छा, मोस्टली जब सिंगर्स से मुलाकात होती है या हमारे शो में भी आते हैं तो मैं पूछती हूँ कि आपके अंदर क्या स्किल्स थे जिसके बाद आपको लगा कि भाई आप एक सिंगर बन सकते हैं। सो आपको अपने अंदर क्या स्किल नज़र आया जिसके बाद आपने सोचा कि यस यू कैन डू दिस? शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि फैमिली मुझे पता था कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी, यू नो कि मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। लाइक तो वहाँ एवरी पे, टिपिकल फैमिली। कश्मीर के ख़ास तौर पे कश्मीरी लोगों का, हम वहाँ से थे, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत ही चेंज था कि लड़की एक स्टेज पे परफॉर्म करे तो उनके लिए बात बहुत ही नाजेबा थी। बट मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में छुप छुप के परफॉर्म करती थी, उनको पता चल गया कि मैं गाने वाने गा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, और सब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक दिन मेरे यूनिवर्सिटी के जो HOD जो थे, उन्होंने बुला लिया मेरे फादर को कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं प्राउड करता हूँ आपकी बेटी पे कि शी इज़ टैलेंटेड। आई थिंक उन्हें लगता था कि मैं टैलेंटेड हूँ, जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ अभी भी। तो उन्होंने फादर को बुलाया, तो फादर को तब तक नहीं पता था कि वो क्यों बुलाना चाह रहे हैं। जब उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये वो, तो वो कहते ये तो हमें बात पता नहीं थी। और वो तो बहुत ज़्यादा एक तो परेशान भी हुए और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए। तो उस टाइम पे नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चला कि वाकई ही बच्ची टैलेंटेड है, तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, फिर वो सपोर्ट, गुस्सा जो था, एग्रेशन और एंगर जो था वो वो सपोर्ट में स्पोर्ट तब्दील में हो गया। बदल गया। अच्छा, ठीक, बड़े तो कम लोगों के तब- साथ होता है तब- वैसे। तब मुझे लगा कि अब मुझे करना चाहिए, क्योंकि तब फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सही हो गया। अगर ना कर रहे होते तो आप क्या कर रही होती? ना कर रहे होते तो फिर मैं छुप छुपा के कर रही होती, और अगर क्या कर सकते हैं, देखें जो आपके अंदर चीज़ पैशन होता है उसे आप कभी भी रोक नहीं सकते। कुछ भी कर लें आप, छुप छुपा के करेंगे, लेकिन आई थिंक करेंगे ज़रूर उसे। सही। और म्यूजिक में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जैसे कि बताया कि पहले नाज़िया हसन साहिबा नूरजहां, मैडम नूरजहां, जी, जबकि हदीका मैं खान। उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन मैं उनके गाने सुनती आ रही हूँ। और फिर हदीका खानी साहिबा, और अब तो बहुत अच्छी अच्छी सिंगर्स आ चुकी हैं यंग टैलेंट ठीक में हो भी। गया, दिल की लगी हम सुनना चाहेंगे। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी। वेरी नाइस। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच। हाँ, और नूरजहां का भी कोई मतलब अगर वैसे आता हो कोई ज़हन में? जी जी, काफ़ी आते हैं। इवन कि मैंने मैडम नूरजहान के 7-8 गाने मिला के एक मैशअप किया था, वो भी बिल्कुल अपने स्टाइल में, वो बिल्कुल पुराना थोड़ा सा हो जाए। नहीं था। ओके, हाँ। ज़रूर। उसमें काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, हाँ, तो मैं 2-3 गाने शुरू के हाँ। गा लेती हूँ, नहीं तो वो एक 4 मिनट का बहुत ठीक बड़ा है। मैशअप है। अच्छा एक सेकंड, मेरे ख्याल में हम चले जाएंगे ख़त्म करने की तरफ। बिल्कुल यस, हम इन्हीं के गाने से अपना शो वाइंड अप कर देंगे, एक अच्छे एंड पर वाइंड अप करेंगे। सो आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह मंडे को। आपने वीकेंड बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, और जो सियासी गहमा गहमी है उसको भी एंजॉय करना है। फिर तमाम तर सूरत हाल पर हम मंडे को डिस्कशन करेंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, एंड नाउ ओवर टू यू अमीर। डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को ए प्यार मेरा, डिस्को दिलदार मेरा, डिस्को ए प्यार मेरा। मैं हुई डिस्को दीवानी, मैं हुई
डिस्को दीवानी मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे मेरा बढ़ जा दिल भर मेरे नू समझानिया मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे गली गली ते कर गल्ला मेरिया गली गली ते कर गल्ला मेरिया लोकी कहंदे मैं तेरिया तू भी कोल 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 मेरे बैणा मैं तेरे हण दी दुनिया जान दी मैं तेरे हण दी दुनिया जान दी तू है मेरा कहना तेरे नाल 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 वे मैं रहना। वेरी नाइस। इसी के साथ ही हम शो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफिज़।